नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। निवर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पीएम मोदी के प्रस्ताव को ध्वनि मत से सदन में पास किया गया और ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर बन गए हैं। खास बात यह रही कि विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ओम बिरला को उनके आसन तक लेकर गई। इसी के साथ बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले नेता बलराम जाखड़, जीएम बाल योगी और पीए संगमा की सूची में शामिल हो गए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनि मत से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसी के साथ बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले नेता बलराम जाखड़, जीएम बाल योगी और पीए संगमा की सूची में शामिल हो गए। अगर ओम बिरला अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो बलराम जाखड़ के बाद ऐसा करने वाले दूसरे नेता होंगे। दरअसल दूसरी बार कई नेता लोकसभा अध्यक्ष तो बने, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ बलराम जाखड़ ने ही साल 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए। स्पीकर चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन में ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा की। उन्होंने आपातकाल को काला धब्बा करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का। ओम बिरला को ध्वनिमत से अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें स्पीकर के आसन तक ले गए। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम ने कहा कि ये बड़े सम्मान की बात है कि आपको दूसरी बार इस पद के लिए चुना गया है। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं।
आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने। पीएम मोदी के साथ ओम बिरला को स्पीकर के आसन तक ले जाने के बाद राहुल गांधी ने ओम बिरला को स्पीकर बनने पर शुभकामनाएं दी। लंबे समय के बाद सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर संसद में आए राहुल ने कहा, मैं आपको दूसरी बार चुने जाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको पूरे विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यह सदन भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज के अंतिम निर्णायक हैं। सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राहुल गांधी जी, Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust,
it is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। सदन में बोलते हुए अखिलेश ने कहा, हमें उम्मीद है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, उम्मीद है सदन में किसी की आवाज दबाई नहीं जाएगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। श्री अखिलेश यादव जी लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची है, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं
अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई देता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, हर तरीके से आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। ओम बिरला का राजनीतिक सफर। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में ओम बिरला कोटा की संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं। राजस्थान के कोटा शहर में 4 दिसंबर 1962 को जन्मे ओम बिरला लीग से हटकर काम करने के लिए जाने जाते हैं। बिरला की मां का नाम शकुंतला देवी और पिता का नाम कृष्ण बिरला है। उनकी पत्नी अमिता बिरला पेशे से चिकित्सक हैं। उन्होंने राजस्थान से ही पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कृषि के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे। छात्र राजनीति से संघ और राजनीति में आए तो 3 बार विधायक और लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। इसी के साथ कई रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किए। वहीं लोकसभा स्पीकर बनने वाले ओम बिरला राजस्थान के पहले सांसद भी हैं। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल से बाहर आने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई के इस कदम से सीएम केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया। दिल्ली के राउज वेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है। यह गलत है। मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूँ। केजरीवाल ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था कि सीबीआई की तरफ से मीडिया में प्लांट किया जा रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। आज सीबीआई ने पूरी कोशिश करी कि क्योंकि कुछ केस नहीं है, वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी खबर प्लांट हो जाए, सेंसेशनलाइज हो जाए इशू। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सीबीआई के पास ये सारे 50,000 डॉक्यूमेंट्स 2 साल से हैं। उन्होंने कभी भी अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया नहीं, तो कब अरविंद केजरीवाल जी विटनेस से अक्यूज्ड हो गए, ये सीबीआई आज कोर्ट में मामला अपना क्लियर नहीं कर पाई। उसी बात पे बहस चलती रही बहुत देर तक और बीच में अरविंद केजरीवाल जी की शुगर लेवल डाउन हो गया, तो कोर्ट ने उनको इजाजत दी कि आप दूसरे कमरे में बैठ जाइए, कुछ खा लीजिए। बहुत क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट हैं वो, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि पहले आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाइए, तब आप कोर्ट में वापस आइए। सीबीआई के वकील ने कहा कि मैं इस अदालत में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर आपने कहा है कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि ये सही है कि गवाहों को प्रभावित किया गया है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने सीबीआई पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सीबीआई झूठ बोल रही है। संजय सिंह ने कहा कि जो काम सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के केस में किया वही अब केजरीवाल के केस में कर रही है। सीबीआई तथाकथित शराब घोटाले की, मनगढ़ंत शराब घोटाले की 2 साल से जांच कर रही है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया। बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई के अधिवक्ता और सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल जी के मामले में दोहराई गई। और बड़ी मजेदार बात है कि जिस मंगुंटा रेड्डी के बयान की बात केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई, और कह रही है कि सीबीआई को उन्होंने जनवरी 2024 में बयान दिया, वही मंगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में
मनीष सिसोदिया के मामले में बयान दे चुका है। वही मंगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केजरीवाल मामले में केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि सीबीआई के लोग लगातार ऐसे लोगों को फंसाते हैं जिनसे इनको खतरा है। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ, और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है, और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाएं, जनता के बीच में ना पहुंच पाएं, सरकार ठीक से न चला पाएं, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को, और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। दरअसल दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जहां राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको नियमित जमानत मिल जाने पर उनके लिए राहत की खबर आई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी इस राहत को झटका दे दिया और नियमित जमानत के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि इसके विरोध में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, पर वहां भी उनको कोई फौरी राहत नहीं मिल पाई। इस बीच केजरीवाल के विरुद्ध सीबीआई ने मामले की जांच तेज करने और रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया और 26 जून को सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। हरियाणा में बीजेपी सरकार पर कांग्रेस ने सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में 5 नंबर का बोनस देने के लिए राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकारी भर्तियों को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, ग्रुप डी की भर्तियों में राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए आईना देखने की नसीहत दे डाली है। हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि असली भर्ती रोको गैंग हरियाणा की बीजेपी सरकार है। रणदीप ने कहा कि सरकार और उसके हेराफेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। नमस्कार साथियों, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और उसके HSSC यानी हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन ने 20 लाख से अधिक हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी की दुकान ने आज हरियाणा के 25,000 से अधिक लगे हुए ग्रुप हमारे डी के बच्चों की नौकरियों पर तलवार लटका दी, यानी अब उनकी नौकरी बर्खास्तगी की कगार पर है। और लाखों बच्चे जो CET के जंजाल में, यानी कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट जो बन गया है, उसके जंजाल में 2019 के बाद उलझा रखे हैं, उन 20 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य का क्या होगा। याद करिए, ग्रुप C में 11 लाख से अधिक बच्चे, ग्रुप डी में 13 लाख से अधिक बच्चे, इन सब को CET के अंदर फंसा रखा है। परंतु हुआ क्या, आज सुप्रीम कोर्ट ने सोशो इकोनॉमिक के 5 अंकों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की
खंडपीठ ने 31 मई 2024 को इसे खारिज कर दिया था। अब उन बच्चों और नौकरियों का क्या होगा? दो पहलू हैं, आइए देखिए। 2019 में भाजपा सरकार ने पंचायत सेक्रेटरी और अन्य पदों को ये कहकर वापस ले लिया कि अब कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET होगा। 2019 से इन्हें उलझा रखा है। ये कहा था कि हर साल 2 बार CET होगा। 2019 और 2024 के बीच में केवल एक बार 2022 में CET हुआ, 5 और 6 नवंबर 2022 को। न उससे पहले कोई CET हुआ, न उसके बाद कोई CET हुआ। 25 जुलाई 2023 को इसका रिजल्ट आया। CET के एग्जाम में भी क्या हुआ? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2023 को इस CET एग्जाम को ही सिरे से खारिज ने हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवाओं की भ्रूण हत्या की और 2019 के बाद सब नौकरियां सिरे से खारिज हो गई। क्या इसका जवाब देंगे? इसका जवाब एक ही है, HSSC हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन को खारिज किया जाए और हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो एक नाजायज सरकार चला रहे हैं श्रीमान नायब सैनी जी, अब बच्चों के भविष्य की भ्रूण हत्या करने के लिए जिम्मेवारी लीजिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। CM ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में हम 50,000 नौकरियां देंगे, हम किसी को नौकरी से निकलने नहीं देंगे। CM सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में नौकरियों की बोली लगती थी। रहा है ट्वीट करके सुरजेवाला साहब ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप D में 13,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया और जिसमें 13,657 कुल पद थे। बिल्कुल ठीक कहा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं उसको बताना चाहता हूं कि 13,50,000 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। 9.5 लाख युवाओं ने पेपर में उन्होंने CET का पेपर दिया और 4,20,000 युवा ने क्वालिफाई किया। जो मैंने कहा है कि वो 3 वर्ष के लिए मान्य है और इस पेपर में कोई भी सोशो इनकम का सवाल ही नहीं है। CET से ही हम अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम इसी CET से जिन्होंने क्वालिफाई किया है इसी से उठा करके ही उन बच्चों को रजिस्टर करने का काम करते हैं। ऐसे 11,000 युवाओं ने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया है और उसमें से 2,657 ऐसे बच्चे थे कि जो इस सोशो इनकम के कारण वो ज्वाइन करने थे, परंतु अभी हमने इन बच्चों के रिजल्ट को रोका हुआ था, हमने उनको ज्वाइन नहीं किया और 11,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो भ्रम की स्थिति ना फैलाए, एकदम ही वो उतावला हो जाता है। अरे अपने गिरेबान में तो जहां तू पहले तेरी सरकार क्या काम करती थी, तेरी सरकार के अंदर तो जिसमें तू मंत्री था किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी उसका कोई सिस्टम भी नहीं था और कोर्ट इनको आईना दिखाने का काम करता था, उन बच्चों को भी बाहर करता था। परंतु आज मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि इन 11,000 बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, समस्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस A.S. ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह नीति जनता को आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन उपाय है जो योग्यता को प्राथमिकता देने के सिद्धांत से भटकी हुई है। इसलिए हम हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए
याचिका खारिज करते हैं। आपको बता दें, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था, जिसे 5 मई 2022 से लागू किया गया था। लेकिन सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली, जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बोनस अंक देने के फैसले को खारिज कर दिया। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। तो एनबी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज नाउ में सबसे पहले हमने देखा किस तरह से परंपरा को कायम रखते हुए लोकसभा में ओम बिरला को अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार चुना गया। साथ ही देखा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बाद सीबीआई ने किस तरह से एक्शन लिया है। इसके अलावा हरियाणा में भर्ती के मुद्दे पर किस तरह से सियासत का पारा हाई हो रखा है, ये भी हमने देखा। फिलहाल न्यूज नाउ में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।